गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने लेक्चर सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। क्या है ये ओम्स लॉ? ओम्स लॉ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप देता है। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपने V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट जिसको अपने I से रिप्रेजेंट करते थे। तो ओम्स लॉ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप देता है। क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं। क्या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या करंट पे कुछ असर पड़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या करंट पे कुछ असर पड़ेगा? चलिए एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेल है। क्या बोला मैंने? मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए 10 वोल्ट का है। क्या बोला मैंने? मान लीजिए 10 वोल्ट का है, तो इसमें कितना करंट होगा? तो इसमें कितना करंट होगा? एक और सेल ले लेता हूं मैं जो कि 5 वोल्ट का है। क्या बोला मैंने? जो कि 5 वोल्ट का है, तो इसमें कितना करंट होगा? अब बोलोगे सर जी ऐसा तो हम कुछ जानते नहीं। बोलूंगा ये नहीं जानते, पर आपको ये तो मालूम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल मैं सेम कर देता हूं तो क्या करंट फ्लो होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर जी ये तो हम जानते हैं, यहाँ पे मेरा करंट 0 होगा। लेकिन मैं पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूं तो क्या करंट के बहने का कारण पोटेंशियल डिफरेंस है? आप बोलेंगे हाँ सर जी। तो यहाँ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यहाँ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो दोनों में कितना करंट होगा? वो बताने से पहले एक बार आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ओम भाई का कहना था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, across the ends of the conductor is directly proportional to current flowing through it, is directly proportional to current flowing through it। आप बोलेंगे सर जी आपने ये क्या लिख दिया? मैं बोलूंगा ये ओम भाई का स्टेटमेंट था, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तुमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये तुम अगर हिला दोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ओम्स भाई का ऐसा कहना था, कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब बोलेंगे सर जी आप समझाना क्या चाहते हैं? मैं बोलूंगा मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि V मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब बोलेंगे सर जी कुछ ये वाली बात आ गई। मैं बोलूंगा हाँ, मतलब 10 वोल्ट यहाँ था, यहाँ 5 वोल्ट था, तो इसमें करंट मिनिमम होगा और इसमें करंट मैक्सिमम होगा। मिनिमम से मेरा मतलब है कि 5 वोल्ट होगा, लेस होगा, और यहाँ कितना होगा? यहाँ 10 वोल्ट होगा, मोर होगा। सिंपल सा मेरे कहने का मतलब क्या है, ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल लिया है। सॉरी, यहाँ 5 एम्पियर होगा, यहाँ 10 एम्पियर होगा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये ऐसे वैल्यूज पे आप ध्यान मत दीजिए। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उतना करंट ज्यादा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम उतना करंट कम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए इसको आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करता है, ये अपन ने देख लिया। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करता है, ये अपन ने देख लिया। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के नाम से आना था फिजिक्स में। क्या बोला मैंने? इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो जब अपने कोई इक्वल टू के करके लिखते हैं तो एक कांस्टेंट अपने को लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट है R। इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो उसकी जगह मेरे को फिजिक्स में कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है R। ये R क्या है आप पूछना चाहेंगे? मैं बोलूंगा R रेजिस्टेंस है। क्या है? R रेजिस्टेंस है। तो आप बोलेंगे सर जी रेजिस्टेंस क्या होता है? मैं बोलूंगा इस पे थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। यहाँ तक तुमको समझ आया क्या? ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब जब मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालूंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलता है जिसका नाम है R, जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ। वो R क्या होता है? वो R रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक तुमको क्लियर है? तो जैसे अपन ने देखा कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I था, V इक्वल टू IR था। तो इससे अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या बोला मैंने? इससे अपने ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होता है V, यहाँ पे होता है I। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, मतलब दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये ऐसा बताना चाह रहा है अपने को। मतलब जब भी कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है
तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या बोला मैंने? उसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बोथ आर लीनियरली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंड करते हैं। जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब मान लीजिए अपने को इसका स्लोप ढूंढने बोलते हैं। स्लोप आपने सुना होगा शब्द। मान लीजिए थीटा एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। क्या बोला मैंने? ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये क्या काम आएगा मैं बताता हूँ। तो स्लोप अपने को मालूम है, या स्लोप तुम्हें मालूम होगा, वो tan थीटा के बराबर होता है, जो कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या फिर y बाई एक्स। ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। क्या बोला मैंने? डेल्टा वाई बाई एक्स या y बाई एक्स, जो कि अपना स्लोप होता है। तो y पे अपना क्या है? y पे अपना है डेल्टा v। x पे अपना क्या है? डेल्टा i, जो कि मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। क्या इसको मैं v बाई i भी लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ सर जी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं स्लोप की बात कर रहा था? तो ध्यान से देखिए, मेरा स्लोप किसके बराबर आ गया? ये आ गया v बाई आई के बराबर। यहां से देखिए तो v बाई आई ये किसके बराबर है? r। आप बोलेंगे सर जी मजा आ गया। मैं बोलूंगा मजा आना चाहिए। तो जो अपने को स्लोप होता है वो अपने को रेजिस्टेंस देता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव। वी आई ग्राफ का जो स्लोप निकलता है वो अपने को क्या बताता है? तो तुमको लिख के आना है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस। ये जो स्लोप है वो अपने को रेजिस्टेंस बताता है। मतलब अगर मुझे ग्राफ दे दिया हो और पॉइंट दे दिया तो ग्राफ प्लॉट में कर सकता हूँ, और उसके बाद उसका चेंज ढूंढ के मैं उससे रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये अपनी कहानी हुई ओम्स लॉ की। तो जो अगला अपना टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? अगला टॉपिक अपना है रेजिस्टेंस। जो आपने देखा कि ओम्स लॉ का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था उसको मैं आर बोलता था, उसी का नाम था रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी by which it opposes, क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी by which it opposes the flow of charge, the flow of charge। ये प्रॉपर्टी है जो चार्ज को बहने से रोकती है। क्या बोला मैंने? ये वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। तो आई होता था क्यू बाई टी, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम मेरा करंट होता था। तुम्हें मालूम होगा, पहले वीडियो मैंने बताया है। तो ये चार्ज को बहने से रोकती है। अगर मैं पर यूनिट टाइम कर लूं तो मतलब इनडायरेक्टली करंट को बहने के रोकती है। तो रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो जो इसको रोकेगा, जो इसको फ्लो होने से रोकता है, उसी को मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस। क्या बोलता हूँ? रेजिस्टेंस। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वो होता है अपना रेजिस्टेंस। आर अपना क्या होता था? एक बार देख लेते। वी इक्वल टू आई आर बोला था मैंने। आर मेरा होता है वी बाई आई। क्या होता है? आर वी बाई आई होता है। आर की ऐसा यूनिट अपने को ढूंढनी है। वी की मैंने बताई थी वोल्ट, आई की मैंने बताई थी एम्पियर। ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आर की जो यूनिट होती है वो होती है अपनी ओम, और इसको ऐसे ग्रीक सिंबल है ये। क्या बोला मैंने? ये ग्रीक सिंबल है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर की जो ऐसा यूनिट होती है जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाई वो होती है ओम। OHM उसकी स्पेलिंग, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो चार्ज को बहने से रोकता है, जो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, वो अपना होता है रेजिस्टेंस। उसके ऐसा यूनिट देख लिया अपन, रेजिस्टेंस क्या होता है वो अपने को पता चल गया। चलिए इस पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि अपन ने देखा रेजिस्टेंस के बारे में, और देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन सा? लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, और जो लास्ट है अपना वो है टेम्परेचर। चलिए देख लेते किस पे कैसे डिपेंड करता है और क्या है रेजिस्टेंस। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये बाय एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी प्रूफ है। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है मेरे पास और एक ये कंडक्टर है मेरे पास। तो मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं तुमसे कि बच्चा किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो अपने को बोला गया है आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ। मान लीजिए ये 2 मीटर का है और मान लीजिए 1 मीटर का है। तो इसका आंसर होना चाहिए सर जी इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या होगा? इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जबकि इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है। जिसकी लेंथ कम है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो बीच में एटम्स और पार्टिकल अलग मिलते हैं, तो ये उनसे टकराता है। तो
तो ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा टकराव होंगे, मतलब उनको फ्लो होने में दिक्कत होगी। छोटा सा कंडक्टर होगा, छोटा लेंथ होगा, तो ज्यादा कोलिजन नहीं होंगे, मतलब इजीली पास कर सकते हैं। दूसरा है एरिया। आप बोलेंगे सर जी एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? मैं बोलूंगा एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद में भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरे पास और एक ये कंडक्टर है मेरे पास। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझा चुका हूं, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। इसका एरिया ज्यादा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने क्या इन्फर कर सकते हैं, मतलब जब मेरा एरिया बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस घटेगा और जब मेरा एरिया घटेगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये अपने इन्फर कर सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे सर जी आप कहना चाहते हैं इसका एरिया ज्यादा है, मैं बोलूंगा हाँ इसका एरिया ज्यादा है। तो आप बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस कम होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोला। इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जगह ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाती है फ्लो होने की। इसके पास एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाती है पास होने की और वो इजीली फ्लो हो सकते हैं। जबकि इसके पास इतना एरिया नहीं है तो उसको फ्लो होने में टाइम लगता है। क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर होता है और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए फ्लो नहीं हो पाते हैं। मेरे को लगता है ये दो तुमको क्लियर है। इन दोनों की चर्चा में थोड़ी देर बात करता हूँ। इसको मान लीजिए अगर मैं 1 नंबर और 2 नंबर देना चाहूं तो फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकेंड, क्या बोला मैंने? फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकेंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्स टू 1 बाई ए, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। सर जी बोलेंगे, आप बोलेंगे यहां तक मुझे समझ आ गया। बोलूंगा और देखिए अभी आगे देखते हैं। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाता हूं तो मैंने तुमको अभी बताया कांस्टेंट मेरे को लिखना पड़ता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है रो। क्या बोला मैंने? वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है रो, जिसका सुंदर सा नाम है, जिसका सुंदर सा नाम है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जिसका सुंदर सा नाम है रेजिस्टिविटी या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब बोलेंगे सर जी यहाँ तक हमें समझ आ गया, रेजिस्टेंस की कहानी हमें समझ आ गई, पर आपने बोला नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। वो कहाँ से आता है? वो अपना रेजिस्टिविटी से आता है। रेजिस्टिविटी बच्चों क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या बोला मैंने? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी उसी को मैं रेजिस्टिविटी बोलता हूँ। यहां से देखिए अगर मैं और लिखना चाहूं तो रो को मैं ऐसे लिख सकता हूं आर ए बाई एल। क्या बोला मैंने? रो को मैं लिख सकता हूं आर ए बाई एल। क्या करना चाह रहा हूं मैं? तुमको इसकी एसआई भी डिराइव करके दिखाता हूं। अभी मैंने सीखा है रेजिस्टेंस की। आप बोलेंगे सर जी ओम होती है, एरिया को तो एरिया की तुमको पता होगी जो मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर ने 1 मीटर खा गया तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है, क्या बोला मैंने? जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो है ओम मीटर। ये मैंने तुमको रेजिस्टिविटी की यूनिट डिराइव करके बताई। मुझे लगता है यहां तक तुम्हें समझ आया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट ऑफर द फ्लो टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस बेसिकली 4 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। रेजिस्टेंस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकंड में डिराइव कर लिया। आर मेरा क्या होता है? आर मेरा होता है रो एल बाई। आप बोलेंगे सर जी रो आपने क्या लिखा है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसको मैं रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहता हूं। अगर मैं रो की जगह यूनिट रख के देखूं तो मेरे को रो की यूनिट मिल जाएगी जो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो अपन ने अभी भी देखा, क्या बोला मैंने? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये बेसिकली मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। इसका अभी अपने आर से फॉर्मूला देखा, तुमको नहीं याद हो देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो मेरे को ढूंढना था, वो क्या होगा? तो भाई आर ए बाई एल। ये रो इसकी एसआई यूनिट में ऑलरेडी बता चुका हूं जो कि होती थी ओम मीटर। अब ये रो अपना किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूले के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है, पर नहीं। रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, जबकि मेरा रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। जो 4 फैक्टर अपने देख रहे थे, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। लेकिन रेजिस्टिविटी ऐसा लग रहा है फॉर्मूला से कि इस पे डिपेंड करता होगा, पर ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड इस लेंथ।
ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वही नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर और नेचर पे अपना रो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस अपना लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। इसी तरह ये टोटल मिला के 4 प्रॉपर्टीज पे, 4 चीजों पे डिपेंड करते हैं। रो से अपने को पता क्या चलता है, तो कंडक्टर मान लीजिए, कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने देते हैं। तो जो अपना क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर के लिए बहुत कम होता है। दूसरे मेरे पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और तुमको मालूम होगा अपने पास इंसुलेटर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो नहीं होने देते, जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इनका इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। सेमीकंडक्टर का अपना ये रेजिस्टिविटी मॉडरेट होता है। क्या बोला मैंने, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी मॉडरेट होता है। तो अपने पास रो जो मैंने बोला थी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और रो को अगर अपने को देखना हो तो यहाँ से देखिए, रो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने, रो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस when the area of the rod is 1 meter square and the length of the rod is 1 meter। जब मेरा सब कुछ मैं 1 ले लूंगा, मान लीजिए मेरा जो रॉड लिया है, ये मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है भैया, उसमें से मैं इसका छोटा पार्ट निकाल लेता हूँ। छोटा पार्ट कौन सा, जिसका लेंथ मेरा होगा 1 मीटर, जिसका एरिया मेरा कितना होगा, एरिया भी मेरा होगा 1 मीटर स्क्वायर। बड़े कंडक्टर में से जो भी इसकी कुछ लेंथ थी उसमें से मैंने छोटा पार्ट निकाल लिया, जिसका लेंथ है मेरा 1 मीटर, जिसका एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर। तो मेरा रो बराबर आर हो जाएगा। तो अगर तुमको कोई बोलता है कि मेरे को रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टिविटी ढूंढना है, तो बड़े कंडक्टर एक छोटा सा पार्ट आप निकाल सकते हो जिसका लेंथ और एरिया 1 मीटर के बराबर हो। तो अपने को रो और आर होगा। वो अपने को कैसे पता चला, आप बोलेंगे सर जी, मैं बोलूंगा वो अपने को फॉर्मूले से पता चला। जैसे अब तक अपने डिफाइन करते थे, डिफाइन 1 वोल्ट या डिफाइन 1 एम्पियर, इसमें भी बोल सकता है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द एरिया ऑफ द रॉड इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर। जब उस रॉड का लेंथ 1 मीटर हो जाएगा, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होते हैं, इसलिए उनको कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड गिवन डेटा अपने क्या दिया गया सबसे पहले वो देख लेते हैं। अ वायर ऑफ मटेरियल लेंथ एल, मान लीजिए मेरे को दे दिया है लेंथ एल, 2 वायर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट वायर। एरिया मेरे को दिया है ए एंड एस रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एरिया मेरे को ए दे दिया है, आर मेरे को बता दिया गया कि उसका रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अपने को पूछा गया है कि आर कितना होगा ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। लेंथ को उन्होंने हाफ कर दिया है जबकि एरिया को उन्होंने डबल कर दिया है। चलिए देखते हैं। वी नो डेट, क्या जानते हैं अपने कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, जो कि अपने को दे दिया गया है 4 ओम। फॉर फर्स्ट वायर भी लिख सकता हूं मैं। दूसरा अपने देखते हैं फॉर सेकेंड वायर, जो दूसरा वायर अपने को दिया गया उसके बारे में क्या है। आर इक्वल टू रो एल बाई एस पर फॉर्मूला, पर यहाँ पे एल क्या दे दिया गया है अपने को, एल को उन्होंने कर दिया है हाफ और एरिया को उन्होंने कर दिया है डबल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल बाई ए इंटू 1/4 लिख सकता हूँ मैं। 4 को मैंने बाहर ले लिया, ये रो एल ए बाई 4 हो जाएगा। 1/4 को मैंने बाहर ले लिया हुआ रो एल बाई ए। क्या रो एल बाई ए मेरे पास कहीं है, ध्यान से देखेंगे तो ये रहा, उसका वैल्यू कितना है अपने पास 4। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आर अपने को मिल गया 1 ओम। क्या यही पूछा गया था अपने को, मैं बोलूंगा हाँ यही पूछा गया था। रेजिस्टेंस अपने कितना हो गया 1 ओम। आप बोलेंगे सर जी हाँ रेजिस्टिविटी का कुछ बात नहीं हुआ, बोलूंगा रेजिस्टिविटी सेम है दोनों का। आप बोलेंगे कैसे, बोलूंगा यहाँ देखिए रेजिस्टिविटी मैंने बोला था क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब दोनों मटेरियल सेम है तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल सेम होगी। एक ही मटेरियल है इसलिए रेजिस्टिविटी फॉर सेम मटेरियल इज सेम। अगर ये दो अलग अलग वायर होते तो दोनों की रेजिस्टिविटी यहाँ अलग होती।
तो जो अपने को आर चाहिए था वो अपने को मिल गया। जो इसका रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू होगी 1 ओम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।